हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा 2017। दोस्तों, ये मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों, यदि आप भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है तो कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। ध्यान रखिएगा कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु सीमा की चर्चा नहीं की गई है। उच्चतम न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में है? तो 124। ठीक है। इसके बाद है कि फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या थी? तो क्या रखा गया था? आप हैं रेडियो। और विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। इसके बाद है कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो ध्यान रखिएगा कि एक रूसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडलीव। इन्हीं के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया था। ध्यान रखिएगा कि आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 7। और वर्ग की संख्या कितनी है? तो वो है 9। क्षैतिज कतार को बोलते हैं आवर्त और उदग्र को बोलते हैं वर्ग। इसके बाद है इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो राजदूत को नियुक्ति करते हैं। इसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। इसके बाद है कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चुनाव आयोग। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। और इसी दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो वर्तमान में भी कौन है? तो ये है तेजस्वी यादव है। इसके बाद है कि जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है। ध्यान रखिएगा कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक नहर सिंचाई पर आश्रित है? तो वो है पंजाब राज्य है। इसके बाद है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स यहाँ पर मनाया जाता है। तो कहाँ पे मनाया जाता है? तो ये अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। चूँकि इनका दरगाह कहाँ पे है? तो अजमेर शरीफ में ही है। इसके बाद है कि ध्यान रखिएगा कि चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ही थे। इसके बाद है कि भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा म्यांमार। ठीक है। इसके बाद है कि अस्लेट रूपांतरित रूप है तो किसका है? तो ये है सेल का। ठीक है। अस्लेट का रूपांतरित रूप क्या कहलाता है? तो सेल कहलाता है। इसके बाद है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा कि जो सिंधु नदी की लंबाई है वो है 2880। ठीक है, किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। यानी लगभग में जो देख रहे हैं सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो लगभग में इसके बराबर है। ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो विश्व बैंक की सहयोग से हुआ था सिंधु जल समझौता। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम इस क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होते हैं, इसका जो ऑप्शन दिए हैं वो थोड़ा डाउट लग रहा है। इसका जो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे राज्यपाल होगा। ठीक है। संघ का पूछे तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन राज्य के पूछ रहा है तो राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल होते हैं। ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राज्यपाल। इसके बाद है कि कौन सा विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में इसे भंग कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा कौन सा था? तो लीग ऑफ नेशन, अन्य राष्ट्र संघ। ठीक है। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? तो वुडरो विल्सन जो यूएसए के राष्ट्रपति थे, इन्हीं के द्वारा ये सुझाव दिया गया था कि कोई भी देश है जिनके बीच मतभेद है वो शांतिपूर्ण अपने समस्या को समाधान करे और युद्ध का सहारा न ले। तो इसे प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए निकाय का स्थापना किया गया था 1920 में, 10 जनवरी 1920 में। किसके द्वारा? तो वुडरो विल्सन के द्वारा। इसके बाद है कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ये हैं 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो वो है
6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो वो कौन सा 11वां है? 11वां है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो कब जोड़ा गया था ये? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मौलिक कर्तव्य का चर्चा किस भाग में है? तो भाग 4 के क में है। और किस आर्टिकल में है? तो 51 के क में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। तो अधिकतम जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 होता है। और न्यूनतम कितना होता है? 245 होता है। ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसके बाद है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ था। इसके बाद है कि सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे। ध्यान रखिएगा कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो वो थे अंतिम और 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1666 ईस्वी में हुआ था, पटना में हुआ था। और ध्यान रखिएगा इन्हीं के द्वारा खालसा पद की स्थापना कब की गई थी? तो 1699 ईस्वी में की गई थी। और इनके पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर। इसके बाद है कि कनिष्क राजा थे। तो कनिष्क किस वंश का राजा था? तो ध्यान रखिएगा कि ये कुषाण वंश के राजा था। और कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़फिसेंस। ठीक है। और इस कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ये था कनिष्क। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर या पेशावर। ठीक है, पेशावर। ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो ध्यान रखिएगा जो बेरी बेरी रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन। ठीक है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसके बाद है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। तो कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ पर किया था? तो ये सिंध क्षेत्र पे किया था। कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। ठीक है। तो उस समय सिंध के राजा कौन थे? दाहिर थे। ठीक है। और सिंध विजय की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो मिलता है चचनामा। चचनामा पुस्तक मिलती है। और चचनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन है? तो वो है अली कुली बेग। ठीक है, अली कुली बेग। इसके बाद है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। तो ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में एक बार घूम लेती है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि पश्चिम किस दिशा में पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है? तो घूर्णन गति के कारण या दैनिक गति के कारण ही होता है। इसके बाद है ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है वह है। तो कौन सा है? तो ये बुध ग्रह है। ठीक है। और सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? ये बुध है। और जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है? ये होगा बुध ग्रह होगा। और सूर्य के सबसे दूर कौन सा है? तो वह नेपच्यून यानी वरुण होगा। ध्यान रखिएगा कि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है उस शहर के देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। तो ध्यान रखिएगा इनके बीच कितने समय का अंतर है? 2 घंटा के अंतर है। तो इसे क्या करेंगे अब? इसे बदलेंगे हम मिनट में। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 120 मिनट होगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन से इसे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। तो ऑप्शन ए लेते हैं 30 डिग्री। तो 30 × 4 देखिए आ रहा है 120 यानी कहने का मतलब 30 डिग्री। अब ध्यान रखना पूर्व जाने में समय क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिम जाने में क्या होता है? समय घटता है। ठीक है। तो 4 से 6 है तो बढ़ रहा है। तो यानी कहने का मतलब होगा इसका जो राइट आंसर होगा 30 डिग्री पूर्वी। इसके बाद है कि इनमें से कौन सा इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है? ध्यान रखिएगा भिलाई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, जो उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। लेकिन सिंदरी जो देख रहे हैं ये उर्वरक खाना है, उर्वरक कारखाना है। ठीक है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी झारखंड में। इसके बाद है कि गारो जनजाति है। ध्यान रखिएगा गारो जनजाति कहाँ पाई जाती है? गारो, खासी, जयंतिया ये सभी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं?
ये पाई जाती हैं मेघालय में पाई जाती है, ठीक है, मेघालय में। इसके बाद है कि रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे? तो कहाँ से थे ये राज्यपाल? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। इसके बाद है उस खगोल भौतिकी शास्त्र का नाम बताए जो एक क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित है और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपने बात कह पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कौन कहते? ये जो है स्टीफन हॉकिंग है। ये व्हील चेयर की सहायता से इनको चलाना पड़ता है स्टीफन हॉकिंग को, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग को व्हील चेयर के सहायता से चलाना पड़ता है। और ये अपने जो बात कहते हैं किसके माध्यम से? तो कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी एक पुस्तक है ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री। ध्यान रखिएगा, इनकी कौन सी पुस्तक है? ए ब्रीफ ऑफ हिस्ट्री। किसकी पुस्तक है? तो स्टीफन हॉकिंग की। इसके बाद है दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। इसके बाद है कि भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा कि भारत के जो बुलबुल कहा जाता है किसे कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में राज्यपाल के पद पर बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह है सरोजिनी नायडू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। इसके बाद है कि पेस मेकर संबंधित है। तो पेस मेकर जो है ये हृदय का एक भाग होता है, ये गति से संबंधित है। जब हृदय अच्छे से गति नहीं कर पाता है तो उसमें एक कृत्रिम पेस मेकर लगाया जाता है, जिसका जो काल होता है यानी लाइफ टाइम होता है वो 10 वर्ष का होता है, ठीक है, ठीक है। कृत्रिम जो पेस मेकर होता है उसका कितना समय होता है? 10 वर्ष का जीवन काल होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ये जो देख रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद है कि भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। तो ध्यान रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में, ठीक है, 1989 ईस्वी में। तो इनका जो जन्म हुआ था सारण में हुआ था, सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था, सिताब दियारा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1902 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? सारण जिला के सिताब दियारा में हुआ था। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? तो ध्यान रखिएगा कि सुल्तान महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ मंदिर को कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में लूटा गया था। ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और ध्यान रखिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? शासक कौन था? तो ये सुल्तान महमूद गजनवी था, ठीक है। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसके बाद ध्यान रखिएगा साथ साथ कि इसके द्वारा भारत पे कितनी बार आक्रमण किया गया था? तो वो 17 बार किया गया था, ठीक है। भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? ये 17 बार किया था। इसके बाद है कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह था, तो कौन था? ये था हेनसोंग, ठीक है। हेनसोंग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था। कब आया था? तो 629 ईस्वी में आया था। और कब ये चला गया? तो 645 ईस्वी में चला गया। लगभग में ये 15 वर्ष भारत में रहा था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को अध्ययन करके चला गया 645 ईस्वी में, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसके भ्रमण एक पुस्तक है सी यू की। तो सी यू की नामक पुस्तक किसकी है? तो इसी का है, हेनसांग की है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि जब ये हेनसांग भारत की यात्रा पाया था तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। कौन थे? तो आचार्य शिलभद्र थे। ध्यान रखिएगा, आचार्य शिलभद्र थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? ध्यान रखिएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, CSO को द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। और लेकिन ध्यान रखिएगा
कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान का ये मुख्यालय कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय आय का लेखा कौन किसके द्वारा की जाती है, तो CSO के द्वारा की जाती है। इसके बाद है कि किस यौगिक का अणु शांति 40 है। तो ध्यान रखिएगा कि अणु शांति कैसे निकालते हैं, तो परमाणु संख्या को दोगुना करके, यानी द्रव्यमान संख्या से अणु शांति निकालते हैं। कैसे, देखिए देखते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए NaOH है, ऑप्शन बी। तो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, दोगुना करेंगे, द्रव्यमान संख्या दोगुना से निकाला जाता है तो 16 हो जाएगा। इसके बाद है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, तो 2 हो जाएगा इसका भी, तो 6 2 8 2 10 2 1 3 1 4। तो इसका जो कितना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, NaOH। इसके बाद है कि कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन के 12 ग्राम में या 1 मोल में कितने अणु होते हैं, तो 6.023 गुणे 10 के पावर 3 होता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस अणु को क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो ध्यान रखिएगा कि CSO4 की होल ट्वाइस इंटू 1/H2, बिल्कुल सही है, CSO4 की होल ट्वाइस इंटू हाफ H2। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो शल्य चिकित्सक के रूप में किया जाता है, मूर्ति बनाने के रूप में किया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन कि विद्युत अपघटनी क्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा कि सोडियम होता है विद्युत अपघटन प्रक्रिया से, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होते हैं, लेकिन लोहा का विद्युत अपघटन प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। इसके बाद है कि विश्व बैंक का दूसरा नाम है। ध्यान रखिएगा विश्व बैंक का जो दूसरा नाम है IBRD है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की थी, 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वाशिंगटन DC में है। इसके बाद है कि खाने का सोडा है। तो ध्यान रखिएगा जो खाने वाला सोडा है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे क्या नाम से जाना जाता है, तो बेकिंग सोडा। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए, और अग्निशामक यंत्र में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। इसके बाद है कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, या एसिटिलीन और ऑक्सीजन का भी प्रयोग किया जाता है, या आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का भी प्रयोग किया जाता है वेल्डिंग के लिए। इसके बाद है कि सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है। तो ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड यानी NaCl नमक, इसमें कौन सी अशुद्धता होती है जो नमी को सोखती है, वो है मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान रखिएगा NaCl में क्या होता है अशुद्धता, तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है जो नमी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। इसके बाद है कि फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है। तो जो फास्फोरस का अयस्क नहीं है वो है, ध्यान दीजिएगा कि फास्फोराइट है, फ्लोयूरोपाटाइट है, इसके बाद है क्लोरापाइटाइट है, लेकिन ग्रेनाइट इसका फास्फोरस का अयस्क नहीं है। और ध्यान रखिएगा कि इसे P से सूचित करते हैं, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 15 होता है। इसके बाद है कि परमाणु के नाभिक में डैश डैश होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में होते हैं तो क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसके बाद है आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनती है। आँख का जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, दृष्टि पटल पे बनता है। कैसा बनता है, तो वास्तविक, ठीक है, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। ध्यान रखिएगा वस्तु से छोटा बनता है, कहाँ बनता है, तो रेटिना पे बनता है। इसके बाद है कि वर्धनता का दूसरा नाम क्या है। ध्यान रखिएगा कि वर्धनता का दूसरा नाम जो है वो है डाल्टन प्रभाव। इसमें व्यक्ति को लाल,
प्लस हरा रंग की पहचान नहीं होती है। ठीक है, लाल और हरा रंग की पहचान नहीं होती है किसमें, तो डाल्टन प्रभाव या वर्धनता रोग में। इसके बाद है कि विभवांतर मापा जाता है, तो किसे मापा जाता है, ध्यान रखिएगा कि विभवांतर जो मापा जाता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है और विद्युत धारा एमीटर से मापा जाता है। इसके बाद है कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। ध्यान रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तो ध्यान रखिएगा जो देख रहे हैं विद्युत मोटर, ये विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, लेकिन डायनेमो जो होता है ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि डायनेमोल के खोजकर्ता कौन थे, तो माइकल फैराडे। इसके बाद है कि सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती हैं, तो कौन बचाती हैं, तो ओजोन यानी O3। ध्यान रखिएगा O3 को यानी इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ठीक है, और इसे ओजोन परत को कौन नष्ट करता है, CFC। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, और पराबैंगनी किरण से के प्रभाव से क्या होता है, तो त्वचा कैंसर भी होता है। ठीक है, इसके बाद है कि बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है, तो ध्यान रखिएगा कि बांध के जल में जो ऊर्जा होती है वो है स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखना है, स्थितिज ऊर्जा। और घड़ी के चाबी में क्या होता है, तो स्थितिज ऊर्जा होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा गतिज ऊर्जा, जैसे धनुष से छोड़े हुए तीर में क्या होगा, तो गतिज ऊर्जा होगा। इसके बाद है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा इसमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो 72 गुणे 5/18 से गुणा कर देंगे, 18 चौके 72 कितना हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 चौके 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसके बाद है कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है, तो ध्यान रखिएगा कि जड़त्व का जो सबसे अच्छा मापन है वो है द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व है, जड़त्व का सबसे अच्छा मापन है वो है द्रव्यमान। ध्यान रखिएगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। इसके बाद है कि गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का जो समीकरण है वो है ऑप्शन ए 1/2 mv²। ठीक है, mv²। और पोटेशियम एनर्जी का क्या होता है, mgh। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है, और गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। इसके बाद है कि विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा कि विश्व का जो सबसे बड़ा दूरदर्शी वो कहाँ पे है, तो वो है कैलिफोर्निया में। इसके बाद है कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखिएगा कि वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है, वो होता है ग्लूकोज का। ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। इसके बाद है क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है। ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा घटक है जो, ये ध्यान रखिएगा कि WC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि शरीर के भाग में क्या करता है, रक्त के शरीर के भाग में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो RBC करता है, यानी हीमोग्लोबिन होता है इसमें। इसके बाद है कि रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है, तो किससे लगाया जाता है, तो ये है संयोजकता से। ठीक है, संयोजकता किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है, 2 8 1। ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी होगी सोडियम की, 1 होगी। ठीक है, यानी परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे बोलते हैं संयोजकता। तो इसकी कितनी हो जाएगी, यानी सोडियम की 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा अंग पाचित भोजन में विषालु पदार्थों का अवशोषण करता है, तो ध्यान रखिए कौन करते हैं, लीवर करता है। जैसे ध्यान रखना है, जैसे NH3 अमोनिया एक विषैला पदार्थ है और इसे किस में कन्वर्ट कर देता है, परिवर्तित कर देता है, तो यूरिन में कर देता है। ठीक है, यूरिया में कर देता है। ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है अमोनिया को, कौन, तो ये कर देता है लीवर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये लीवर जो है इसका वजन कितना होता है, 1.5 kg होता है, यानी 1500 ग्राम का होता है ये कौन, ये लीवर यकृत। इसके बाद है कि मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है, तो किस में होता है, तो पोटैटो में होता है, यानी आलू में होता है। इसके बाद है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा है, ध्यान रखना है कि बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो कौन सी है, मैथिली है, सॉरी मैथिली नहीं बल्कि उर्दू होगा। ठीक है, उर्दू। और बिहार के प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है, तो वो है हिंदी। ध्यान रखिएगा कि बिहार के प्रथम राजभाषा कौन सी है, तो वो हिंदी है, और दूसरी कौन सी है,
ये है उर्दू, ठीक है। इसके बाद है कि बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो उस राज्य के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। तो राज्यपाल हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। इसके बाद है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? ये लेते हैं पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट यानी कहने का मतलब संसद के सदन के दोनों सदन भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 63 के तहत, ठीक है। इसके बाद है कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 30+1, ठीक है। कितना होता है? 31 होता है। तो 30 होते हैं अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखिएगा कि प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? 8 थी, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य 7 न्यायाधीश। इसके बाद है कि भारत एक है, ठीक है। भारत क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता। एकता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता कब जोड़ी गई थी? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ी गई थी। इसके बाद है कि पुरानी लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। तो ध्यान रखिएगा कि पुरानी लिच्छवी राज्य की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। कहाँ थी? वैशाली, ठीक है। महात्मा बुद्ध के समय ये बहुत बड़ा राज्य था वैशाली, ठीक है। इसके बाद है कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं तो पार्लियामेंट, ठीक है, और राज्यों की विधानसभा के, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद है कि पंचायती राज लागू किया गया। तो कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। कहाँ पे? तो राजस्थान के नागौर जिला में, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिला में 59 में। इसके बाद है उपचुनाव कराया जाता है, ठीक है। तो उपचुनाव कितने वर्ष के बाद कराया जाता है? तो 5 साल के बाद कराया जाता है उपचुनाव, ठीक है। इसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि कुबड़ वाले सांड का ये पूजा करते थे, कुबड़ वाले सांड का, ठीक है। किस जंतु का पूजा करते थे? कुबड़ वाले सांड का। इसके बाद रखिएगा कि धरती को ये उर्वरता का देवी मानकर पूजा करते थे। कौन? तो सिंधुवासी। इसके बाद है कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापित कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि इसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। तो अस्थायी देश कौन कौन से हैं? जैसे यूएसए हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, चीन हो गया और इंग्लैंड, ये अस्थायी देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद है कि केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को कितने रुपए का नोट जारी करने की घोषणा की गई है? तो कितने रुपए के? यानी 30 मई 2017 को कितने रुपए के? 1 रुपये के नोट जारी करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1761 में हुई थी, ठीक है। सदाशिवराव भाव और अहमद शाह अब्दाली के बीच ये हुआ था, ठीक है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 ईस्वी को। इसके बाद है कि चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य की राजधानी थी। ध्यान रखिएगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्रा थी, ठीक है। इसके बाद है राजत रंगिनी में कलहड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है। ध्यान रखिएगा कि कश्मीर का इतिहास किस में मिलता है? तो राजत रंगिनी में मिलता है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कलहड़ के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा कि राजत रंगिनी का जो अर्थ होता है राजाओं का अधि, राजाओं का नदी, राजाओं का नदी, इसका अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद है कि मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। तो कब हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। और उसी समय 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई थी। इसके बाद है
चलिए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक महान पुत्र थे। तो ध्यान रखिएगा कि जो अशोक थे वो किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के ये पुत्र थे। इसके बाद है कि गर्म पानी के स्रोत यहाँ है। ध्यान रखिएगा कि गर्म पानी के यानी गर्म जल कुंड कहाँ पे है? तो वो है राजगृह में। कहाँ पे? यानी राजगृह में है। इसके बाद है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में है। तो क्या है? तो अखबारी कारखाना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो नेपा नगर है किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद है होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में है, नोट छापने की कारखाना है। इसके बाद है नोट छापने की जो कागज की कारखाना है कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में है, जो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। लेकिन नेपा नगर ये न्यूज फैक्ट्री से संबंधित है। इसके बाद है कि भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता है या करती है किससे? तो आबकारी कर से, टैक्स से करता है। लेकिन राज्य सरकार ये किससे करता है? तो बिक्री कर से करता है। इसके बाद है नाबार्ड नाम है। तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड जो नाम है ये कृषि की सहायता के लिए एक विशिष्ट बैंक का, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 में। किसकी सिफारिश पे? तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे। शिवरामन समिति की सिफारिश में 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, इसके बाद है कि इसका पूरा नाम जो होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद है कि भारत में कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कहाँ होता है भारत के राज्य में? तो वह है कर्नाटक में होता है। इसके बाद है कि समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है। तो समुदाय के स्वास्थ्य का पता किसे चलता है? तो वो चलता है मृत्यु दर से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? तो वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि शुक्र ग्रह का भी कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर CO2 पाया जाता है, इसीलिए सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र ग्रह होता है। इसके बाद है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद है बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद है कि जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है। तो ध्यान रखिएगा किसके बराबर होती है? तो उसके द्वारा यानी किसी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है TRP का अर्थ है, तो क्या है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। TRP का पूरा नाम क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। इसके बाद है जो क्वेश्चन है आपका कि रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो ध्यान रखिएगा कि RBC में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसका कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना और CO2 को वापस लाना। ठीक है, इसके बाद है कि कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्ष की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑर्किड ए। ध्यान रखिएगा कि दूसरे वृक्ष की टहनियों पर वृद्धि कौन करता है? तो ऑर्किड करता है। इसके बाद है कि जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखिएगा कौन करता है? तो न्यूक्लियस करता है। ठीक है, न्यूक्लियस। और केंद्रक करता है, और केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद है कि पुष्पों में द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है। तो ध्यान रखिएगा पुष्पों में द्विनिषेचन के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? तो त्रिगुणित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि न्यूजीलैंड का कौन सा पंछी विलुप्त है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोआ। न्यूजीलैंड का पंछी मोआ है, ये न उड़ने वाला पंछी है। ठीक है, न्यूजीलैंड का है, ये विलुप्त है। और ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड के जो राष्ट्रीय पंछी हैं वो हैं कीवी। ठीक है, इसके बाद है कि प्राणी कोशिका में कौन सा कोशिकांग कभी भी नहीं पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा सेल भित्ति। ये सेल भित्ति जो होता है यानी कोशिका भित्ति होता है, ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है सेल भित्ति। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के काई कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि मानव के काई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होते हैं 46 यानी 23 जोड़ा होते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि किस जीव में
कसाभ पाया जाता है। तो कसाभ किसमें या पदाभ, ध्यान रखिएगा कि पदाभ या कसाभ किसमें पाया जाता है, तो पैरामीशियम में पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद है कि रसोई गैस एलपीजी मुख्यतः डैश होती हैं। एलपीजी गैस में जो होता है मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। तो मुख्य रूप से ब्यूटेन होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन होगा वो होगा राइट ऑप्शन सी, यानी मीथेन भी गैस होता है इसमें। इसके बाद है, और ध्यान रखिएगा कि एलपी जो गैस होते हैं उसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो मिथाइल मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है। जो सल्फर का यौगिक होता है, सल्फर का यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को इसमें मिलाया जाता है गंध के लिए। इसके बाद में कि जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं उसे कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे कहलाता है कठोर जल। ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कठोर जल और मृदु जल, ध्यान रखिएगा जो जल आसानी से झाग पैदा कर देते हैं उसे सॉफ्ट जल कहते, वाटर कहते हैं, यानी मृदु जल कहते हैं। जो आसानी से झाग उत्पन्न नहीं करते हैं उसे बोलते हैं कठोर जल। ध्यान रखिएगा कि जल में अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करके। तो चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपना बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन को हल कर पाए हैं। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।